वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एसएससी के प्रीवियस ईयर के सीरीज़ में आज हम लोग सीजीएल के मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 11 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ था सभी का पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 11 जून के सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति केवल अपने खर्च में केवल 8% का वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट से भी बना सकते हैं या फिर बेसिक से भी बना सकते हैं। तो इफेक्टिव रेट से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे खर्च जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मूल्य यानी वस्तु का क्या मूल्य है, और गुने मात्रा यानी कितना मात्रा वो खर्च कर रहा है। खर्च मूल्य और मात्रा दोनों पे डिपेंड करता है। तो मूल्य में 17% की वृद्धि हुई है, मूल्य में 17% की वृद्धि हुई है और खर्च में केवल 8% का ही वृद्धि करना चाहता है, यानी प्लस 8% का ही वृद्धि करना चाहता है। तो उसे अपनी मात्रा यानी खपत की जो मात्रा है, खपत की मात्रा, उसमें कितना का कमी करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि x% का कमी करना पड़ेगा। कमी मतलब माइनस। अब हम लोग को पता है कि इफेक्टिव रेट कहाँ यूज होता है, जब दो मल्टीपल का बोध होता है और दोनों में अलग अलग वृद्धि होता है, तब हम लोग इफेक्टिव रेट यूज करते हैं। तो इस दोनों का अगर हम इफेक्टिव निकालेंगे, +17 और -x का, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि मतलब +17 और कमी मतलब -x, और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल यानी प्लस गुने माइनस माइनस 17 गुने x/100 इजिकल टू कितना हो जाएगा। इस दोनों का इफेक्टिव वृद्धि कितना हो रहा है, 8% का, तो यानी इजिकल टू 8। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 117 यानी -117 x/100 इजिकल टू, ये 17 उधर जाएगा तो 9 -9, अब दोनों बगल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 900/117। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में लगेगा, 8 बार में तो लगेगा नहीं, ये 7 बार में ही लगेगा, यानी 7 बार में अगर लगेगा तो कितना तक जाएगा ये, यानी 7 49, फिर 4 बचेगा, 11 77 और 4 81, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा फिर, यानी 1 और 8 यानी 81 बचेगा। फिर हम एक जीरो उठाएंगे, पॉइंट देने के बाद एक जीरो देंगे। अगर हम जीरो देंगे तो ये फिर कितना बार में लगेगा, लगभग 7 बार में लग जाएगा। तो यानी 7.7 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। यानी ए बी सी का जो क्षमता का अनुपात दिया गया है, ए का भी क्षमता बी, ए का भी तुलना बी से किया गया, बी का भी और सी का भी तुलना बी से किया गया है। तो हम लोग बी को 100 मान लेते हैं, और बी को अगर हम 100 माने तो ए 40% अधिक दक्ष है, तो यानी ए का क्षमता 140 हो जाएगा, ए का क्षमता 140। और सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी जो है बी की तुलना में 20% कम है, तो इसका मतलब सी का क्षमता 80 हो जाएगा। तो इसके जो क्षमता का अनुपात आया कितना आ गया, 7:5:4 आ गया। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि वे साथ मिलकर एक काम को 20 घंटे में पूरा कर सकता है। इन जब तीनों साथ मिलेगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16, यानी जब 16 क्षमता तो कितना दिन लेता है, 20 घंटा लेता है। जब एक क्षमता रहेगा तो कितना दिन लेगा, यानी क्षमता कम तो दिन ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब क्या होता है, गुना, यानी 20 गुने 16 दिन लेगा, यानी 320 दिन लेगा। अब क्या बोला, ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए टोटल काम को कितना दिन में करेगा। तो ए का क्षमता 7 है, जब एक क्षमता तो 320 घंटा, जब 7 क्षमता तो कितना घंटा लेगा। जैसे क्षमता बढ़ेगा तो दिन कम हो जाएगा, और कम का मतलब क्या होता है, डिवाइड, 320/7 दिन लेगा। लेकिन ये 320/7 दिन में टोटल काम को करेगा, तो 35% काम कितना दिन में करेगा, वो हम 35% यानी 320/7 का 35% निकाल लेते हैं, यानी 7 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, और 20 से 16 बार में, यानी 16 दिन में ये 35% काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 6 अंकों की एक संख्या 4x573y 72 से विभाज्य है, यानी ये जो संख्या है वो 72 से विभाज्य है। यानी जो संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। और 8 का मल्टीपल का क्या नेम है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए।
तो अगर हम लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 8 से 9 बार में लगाएंगे तो 72 तक तो कट जाएगा और बचेगा एक रिमाइंडर बचेगा। यानी y के जगह पे अगर हम 16 यानी 6 रखेंगे तभी तो 8 दूनी 16 कट जाएगा ये। इसका मतलब y के स्थान पे क्या आ गया, 6 आ गया। यानी y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें x निकालना है और x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 8 का मल्टीपल तो हम लोग चेक कर लिए, अब हम 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो 9 का मल्टीपल का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग होना चाहिए, वो 9 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग 6 3 9 तो कट रहा है, फिर 7 5 12 4 16 16 और 2 18। अगर हम x के बदले में 2 रखेंगे तो इसके अंकों का योग 18 हो जाएगा और 18 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 72 से कट जाएगा। यहाँ पे मेरा x बराबर क्या आ गया, 2। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 + 2 8। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। यानी 7.2 प्लस, देखिए ये 8.4 डिवाइड बाई 0.212 मल्टीप्लाई 0.2 है ना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर में भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे में भी है, तो ये पॉइंट हटा दें। यानी 12 से 7 बार में और 7 दूनी 14, यानी ये पूरा कैलकुलेशन 14 आ जाएगा। माइनस, यानी अब देखिए 5 × 3 और ये डिवाइड बाई 0.05 है, तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 पर चला जाएगा और ये 5 से 5 का जाएगा। यानी इस पूरा कैलकुलेशन 300 आ गया प्लस 3। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 14 3 17 और 7 24, यानी ये आ जाएगा 24.2 माइनस 300। देखिए अगर हम इसको 25 रखते हैं, अप्रॉक्स में 25 रखते हैं, तो 300 में से 25 जाएगा तो 275 के अप्रॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपये में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 12% का हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए इस तरह के सवाल हम लोग पीछे वाले वीडियो में देखे थे। हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग क्या करते थे, पहले CP और SP का अनुपात निकाल लेते थे। यानी पहला वस्तु को 16% लाभ पे बेचा गया, इसका मतलब पहला वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है तो इसको 116 में बेचा जाएगा। दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, दूसरा वस्तु क्रय मूल्य, तो उसको 12% का हानि पे बेचा जाएगा, इसका मतलब 88 में बेचा जाएगा। ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो विक्रय मूल्य दिया गया होगा ये इस दोनों का मल्टीपल दिया हुआ होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप 116 और 88 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई स्थान पे आपके 8 6 के 48 8 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे इकाई स्थान पे 4 है। तो ऐसा करते हैं, ये जो अनुपात है ऊपर वाले अनुपात, इसको हम लोग क्या करते हैं, काट के ये 2 से काटेंगे तो 50 अनुपात ये कर सकते हैं 58, 2 से 58, 50 अनुपात 58 कर सकते हैं। अब अगर आप 88 और 58 को गुना कीजिएगा तो ये 5104 आ जाएगा। 88 और 58 को गुना करेंगे तो जब भी इस तरह का बनाना रहेगा तो आप इकाई स्थान चेक कर लेंगे। 88 64, यानी इकाई स्थान पर 4 आ रहा है, यानी 5104 में भी इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। तो अब ये जो अनुपात होगा ये 58 और 88 का मल्टीपल होगा। ये 5104 होगा, वो 58 और 88 का मल्टीपल होगा। ठीक है। अब दोनों वस्तुओं के हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिए, जबकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 5104 है। अगर हम इसके विक्रय मूल्य को 5104 बनाएंगे तो 58 से गुना करेंगे तो ये 5104 आ जाएगा। अगर हम 58 से विक्रय मूल्य में मल्टीप्लाई किए तो 58 से क्रय मूल्य में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5800 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको हम लोग 5100, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य को अगर हम 5104 बनाएंगे तो इसको 88 से गुना करना पड़ेगा। अगर 88 से गुना करेंगे तो ये 5104 आ जाएगा। अगर हम इसको 88 से गुना किए तो यानी इसको भी 88 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसको 88 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 5 40, 8 5 40 4 44, यानी 4400 आ जाएगा। अब यहाँ से हम टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 0 0 8 4 12 5 4 9 1 10, यानी 10,200। और टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 0 8, यानी क्या 102, यानी 10,200, सॉरी ठीक है 10,208 टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी हमारे पास जो टोटल क्रय मूल्य आया, टोटल क्रय मूल्य यानी ये CP था, टोटल क्रय मूल्य 10,200 और टोटल विक्रय मूल्य 10,208। तो इस स्थिति में हमें लाभ होगा, और कितना का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में, 10,200 में गुने 100, यानी ये 00 से 00 कटेगा
अगर हमें अप्रॉक्स वैल्यू दशमलव के 2 स्थानों तक अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है ना, तो हम ये 102 को 100 मान लेते हैं, यानी 8/100, तो यानी 0.08, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि डेसिमल में ज़्यादा दूर दूर पे था, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, 102 को 100 मान के बनाए, तो 0.08 आए, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि विक्रयमूल कहीं ना कहीं इसको आपस में बराबर करने के लिए कभी कभी जो सवाल में होगा डायरेक्ट 116 पे भी कैलकुलेशन हो जाएगा, कभी कभी कहीं पे एक स्टेप काट के तब आपको विक्रयमूल दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सिमिलरिटी का सवाल है। यानी त्रिभुज ए बी सी यानी ट्रायंगल ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी आर क्यू के। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी आर क्यू के। जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड, इसमें अगर हम ए बी लेंगे तो इसमें पी आर लेना पड़ेगा, यानी ए बी और पी आर का रेशियो बी सी और आर क्यू के रेशियो के बराबर होगा, बी सी अपॉन आर क्यू। यानी इधर हम बी सी लेंगे, ए बी सी में बी सी लेंगे तो इसमें आर क्यू लेना पड़ेगा, और अगर हम ए बी सी में ए सी लेंगे तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू लेना पड़ेगा, पी क्यू। ठीक है। अब कैसे बोला, यदि त्रिभुज ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का जो एरिया है 1/4 है, तो ए सी बराबर होगा, यानी ए सी किसके बराबर होगा, देखें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके एरिया का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का स्क्वायर। इसमें हमें ए सी निकालना है, अगर ए सी निकालना है तो ए सी का संबंध पी क्यू से दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी बटा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है। या फिर ए बी बटा पी आर भी ले सकते हैं, या बी सी बटा आर क्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ए सी निकालना था तो इसीलिए हम ए सी ही लिए। तो ए सी बटा पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, इसका जो एरिया का अनुपात है वो 1/4 है। ठीक है। तो ए सी का मान हमें निकालना है और पी क्यू का मान दिया गया होगा, यानी पी क्यू का मान 4 दिया गया है, इजिकल टू 1/, यानी ये रूट स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 बार में, यानी ए सी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 100 रुपये की एक राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। यानी हम लोग को पता है 2 ईयर में जो सी ए और एस आई का जो अंतर होता है वो क्या होता है, पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये तो सवाल बहुत बार आ चुका है। और अंतर कितना दिया गया है, अंतर 45 रुपये का दिया गया है। मूलधन प्रिंसिपल निकालना है और रेट 7.5 दिया गया है, यानी 7.5 गुने 7.5 अपॉन 100 गुने 100। अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, फिर 25 से ये 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 3 9 से 5 बार में कट जाएगा। तो यानी जो मूलधन आएगा कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 पंचे 80 और ये 2 जीरो और, यानी 8000 जो मूलधन आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम के 2 वृत्ताकार फलकों की जो त्रिज्या है 5 और 4 सेंटीमीटर, यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तो इसका सेंटीमीटर क्यूब में आयतन निकालना है। जो छिन्नक का आयतन होता है, छिन्नक या बाल्टी का आयतन, वो क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। पिछले वाले वीडियो में भी इसका हम फार्मूला देख चुके थे। यानी 1/3 पाई के बदले में हमें 22/7 यूज करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 21 है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर आर, तो कैपिटल आर 5 दिया गया, यानी 25 प्लस स्मॉल और 16 दिया गया, 16 प्लस 5 चौके 20 आ जाएगा। यानी 6 5 11 2 2 2 1 3 2 5 1 6 61 आ जाएगा। ठीक है, यानी 61 आ जाएगा। अगर हम 3 7 21 कट जाएगा, यानी 22 गुने 61 कितना हो जाएगा, 61 दूना 132 13, यानी का स्थान, हाँ ठीक है 132, फिर 61 दूना 132 यानी 1342, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 100 दूना 122 होता है ना, 100 दूना 122, तो 1342 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दी गई तालिका
एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों के विद्यार्थी के प्रतिशत एवं लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। कुल विद्यार्थी 2600 दिया गया है, यानी टोटल 2600 है। 2600 का 20% CE में है और इस 20% में लड़का लड़की का जो अनुपात है वो 3:2 है। फिर CS में 18 यानी 2600 का 18% है और इस 1800 में लड़का लड़की का जो अनुपात है एक 4:5 है। फिर 2600 का 21% IT में है और IT में लड़का लड़की का जो अनुपात है वो 3:4 दिया गया। यानी सभी के सेक्टर का मतलब स्टूडेंट का प्रतिशत और उस प्रतिशत में बॉय और गर्ल का अनुपात दोनों दिया गया है। तो इसमें पहला सवाल है, लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत के अंतर किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है। इन लड़का और लड़की का जो प्रतिशत में अंतर है वो किस अनुशासन में न्यूनतम है। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इसमें अगर हम बात करें तो लड़का लड़की में कितना का अंतर है? एक का अंतर है कितना में? 5 में। टोटल 5 में, एक का अंतर है 5 में। फिर यहाँ देखिए, अगर हम ये CE में अगर हम CS में बात करें तो एक का अंतर है कितना में? 5 4 9 में। अगर हम यहाँ देखें एक का अंतर है कितना में? 4 3 7 में। परसेंटेज निकालने के लिए हम सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये IT में। और फिर अगर ME में बात करें एक का अंतर है कितना में? 11 में गुने 100। और फिर ये EC में बात करें तो इसमें कितना का अंतर? एक का अंतर है 19 में गुने 100। यानी इतना प्रतिशत लड़का लड़की का अंतर है सारा सेक्टर में। तो हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? अंतर सबसे न्यूनतम किस में है? देखिए, अंश हर जगह सेम है। अंश अगर हर जगह सेम रहता है, जब अंश हर जगह सेम रहता है, हमें बड़ा संख्या चाहिए, तो जो हर में छोटा संख्या होगा वही बड़ा संख्या बन जाता है और जो हर में बड़ा संख्या होता है वही छोटा संख्या बन जाता है। तो हर में बड़ा संख्या कौन है? 19। तो यानी सबसे छोटा जो होगा, न्यूनतम जो अंतर होगा वो EC में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। CS और IT में पढ़ने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है? CS और IT में देखिए, CS में 18% विद्यार्थी, इसमें लड़का लड़की नहीं बोला गया, पढ़ यानी अनुपात पूछा गया, टोटल विद्यार्थी का अनुपात। तो CS में टोटल 18% विद्यार्थी है और IT में टोटल 21% विद्यार्थी हैं। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, यानी 6:7। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम या तो टोटल वैल्यू लेकर भी बना सकते हैं या फिर केवल हम लोग परसेंटेज लेकर भी अनुपात निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? देखिए, यहाँ पे अनुपात निकालना है, हम टोटल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं या फिर केवल हम परसेंटेज वैल्यू लेकर भी हम सवाल को बना सकते हैं। यानी बॉय और गर्ल का अनुपात पूछ रहा है ना। तो अगर हम CE में बात करें तो CE में टोटल 20 हैं और इस 20 में बॉय कितना है? 3/5 भाग हैं, 3/5 भाग हैं। अगर CS में बात करें तो टोटल 18 हैं, इस 18 में कितना बॉय है? 4/9 भाग हैं। अगर IT में बात करें तो IT में टोटल 21 हैं, 21% विद्यार्थी, और इसमें बॉय कितना है? 3/7 भाग हैं। अगर हम ME में बात करें, ME 22% में टोटल कितना है? 22% में टोटल 6/11 भाग बॉय हैं, 6/11 भाग। और EC में बात करें 19% में 9/19 भाग टोटल बॉय है। टोटल बॉय का प्रतिशत हम हर सेक्टर से निकाल लें, अगर हम टोटल बॉय का प्रतिशत हर सेक्टर से निकालते हैं तो ये 5 से 4 बार में, यानी ये 4 ये 12% यहाँ पे आ जाता है। 9 से 2 बार में ये 4 दूनी 8% यहाँ पे आ जाता है। 3 से 7 बार में, यानी 7 से 3 बार में 9% यहाँ पे आ जाता है। और 11 से 2 बार में यानी 12% यहाँ पे आ जाता है। 19 कट जाएगा, यानी 9% यहाँ पे आ जाता है। अगर हम टोटल बॉय का प्रतिशत निकालते हैं तो 12 8 20 हो गया, 9 9 18, 12 30, 30 20 50। यानी टोटल बॉय अगर 50% है, टोटल बॉय अगर 50% है तो टोटल गर्ल भी तो 50% होगी ना। अगर ये टोटल बॉय 40% आता तो टोटल गर्ल 60% हो जाती, तब 2:3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल बॉय 50% आ रहा है तो टोटल गर्ल भी तो 50% आएगा। या तो आप निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट परसेंटेज से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1, यानी जितना लड़का उतना ही लड़की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख के रूप में दर्शाए गए हैं
तो एमी अनुशासन में लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखिए हमें केंद्रीय कोण ही निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं भी ले सकते हैं, हमें कोण ही निकालना है, यानी हमें परसेंटेज वैल्यू लेकर भी हम लोग कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि टोटल 50% ही गर्ल है। इससे पिछले वाले सवाल में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो लड़की का संख्या है तो 50%, लड़का की भी संख्या 50% था। हम लोग को पता है टोटल 50% गर्ल है, और इस 50% में एमई अनुशासन में कितना लड़की है, 22% का 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, 5/11 भाग कितना होता है, 5×10, यानी 10% ही लड़की है। ये 22% में 10% ही लड़की है। तो त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 से गुना कर देते हैं, यानी 10% लड़की है कितना में, 50% में, तो कोण निकालना है तो हम 360 से गुना कर देंगे, यानी 10 से ये 5 बार में, 5 से कितना बार, 72, यानी 72 डिग्री का कोण बनेगा एमी सेक्टर के गर्ल का। अब नेक्स्ट सवाल ये सर्कल से दिया गया है। इसमें बोला गया यदि वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर पी बिंदु पर मिलती है। देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त की दो जीवाएँ इस वृत्त की दो जीवाएँ ए बी, दो जीवाएँ ए बी और सी डी को बढ़ाने पे कहाँ पे मिलता है, ये पी पर मिलता है, पी पर मिलता है। ए बी और सी डी को बढ़ाने वृत्त के बाहर किसी बिंदु पी पर मिलता है। देखिए अगर कोई दो जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पे पी पे मिलता है तो इसका फार्मूला पता ही होगा, तभी हमें जैसे इस तरह का सवाल है वैसे ही समझ आना कि ये किस फार्मूला पर बनेगा। ये बनेगा पी बी मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी ए इज इक्वल टू पी डी मल्टीप्लाई पी सी। इसमें सभी भुजा दिया गया होगा, हमें केवल जो भुजा नहीं दिया गया है उसका मान निकालना है। यानी ए बी 6 दिया गया है और पी बी 5 दिया गया है और पी डी 4 दिया गया है। हमें सी डी का लंबाई निकालना, तो हम सी डी की लंबाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब हम फार्मूला बनाते हैं, पी बी कितना दिया 5 गुने पी ए कितना हो जाएगा 6 5 11 इज इक्वल टू पी डी कितना दिया 4 और पी सी कितना हो जाएगा, ये पी सी 4 + x, तो यानी 55/4, यानी अगर हम 4 + x करेंगे और ये 55/4 जाएगा, यानी 13 चौका 52 हो जाएगा, बचेगा 3, फिर 13.75, यानी 55/4 करें तो 13.75, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम 13.75 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 9.75, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए अगर उसका जो स्पीड का अनुपात अगर 72 से रुक कर 60 हो जाती तो उसके टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 60 से 72, यानी टाइम का जो अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात का उल्टा होता है दूरी सेम रहने पर। तो रेलगाड़ी अब कितना देर रुक रही है, 12 घंटा रुक रही है, कितना में, 72 में, यानी 12 यूनिट रुक रही है 72 में। तो हम यहाँ पे बोला जा रहा है 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगा, अगर हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी 12 से 6 बार में और 6 से ये 10 बार में, यानी औसतन 10 मिनट प्रति घंटा वो रुकेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिक है और एडी पर एक बिंदु पी इस प्रकार है कि एपी अनुपात पीडी जो 3:4 है, यानी पिछले वाले वीडियो में भी इस तरह का सवाल था। अब मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव मिलेंगे। एबीसी में एडी माध्यिका क्या होता है, भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी एडी क्या करेगी, बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी 1:1 में बांटेगी। और हम बताए थे कि अगर शीर्ष दो त्रिभुज का शीर्ष अगर एक कोई कॉमन मिल जाए शीर्ष, तब उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो भुजा के अनुपात के बराबर होगा। इसके भुजा का अनुपात 1:1 है, तो क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल 1 तो उसका भी क्षेत्रफल 1, इसका क्षेत्रफल 2 तो इसका भी क्षेत्रफल 2, इसका क्षेत्रफल 10 तो इसका भी क्षेत्रफल 10, यानी समान भाग में क्षेत्रफल भी बटेगा। अब बोला एपी पर एडी पर एक बिंदु पी है और पी इस प्रकार है कि एपी अनुपात पीडी जो है वो 3:4 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीडी अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस दोनों के एरिया का अनुपात निकालना है। बीपीडी
पहले हम BPD को मिला देते हैं। अब एक चीज़ बताइए, यानी ADB त्रिभुज में ये BP जो है, ये BP, ये जो B शीर्ष है इस दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। जब दोनों त्रिभुज का एक शीर्ष कोई शीर्ष कॉमन मिले तो इसके एरिया का अनुपात भुजा का अनुपात के बराबर होता है, यानी इसके भुजा का अनुपात 3:4, तो यानी एरिया का भी अनुपात 3:4 हो जाएगा। यानी अब पूरा APD का क्षेत्रफल 7 हो गया, 3 4 7, तो यानी इसका भी तो क्षेत्रफल 7 हो जाएगा ना पूरा, यानी ADC का भी क्षेत्रफल 7 हो जाएगा। तो हमें किसका निकालना है? BPD का क्षेत्रफल हमारे पास 4 आ गया था, और ABC का एरिया कितना आ गया? 4 3 7 7 14 आ गया था। इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2:7, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यानी पिछले वीडियो में बताया गया था अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो, टेन थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो, कोसेक अल्फ़ा, एक मिनट, टेन अल्फ़ा अगर कॉट बीटा के इक्वल हो, साइन अल्फ़ा अगर कॉस बीटा के इक्वल हो, और सेक अल्फ़ा अगर कोसेक बीटा के इक्वल हो, तो इस स्थिति में क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। तो यानी ये थीटा प्लस इसके साथ 50 प्लस थीटा, ये दोनों का जो योग होगा 50 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री होगा। यानी थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इजकल टू 90 में 50 गया 40, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A + B 6 दिया गया, AB 16/3 दिया गया, AQ + B क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर हम A + B का होल क्यूब निकालेंगे तो A³ + B³ + 3AB × A + B होता है। A + B का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब 216। तो हमें A³ + B³ निकालना है, और 3AB के बदले में कितना दिया गया? 16/3, और A + B के बदले में कितना दिया गया? 6 दिया गया। A = 216, यानी ये 3 से 3 कट जाएगा, 16 6 के 96। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। AQ + BQ कितना आ गया? 120 आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉट स्क्वायर 62 - सेक स्क्वायर 28 + कोसेक स्क्वायर 30 + टेन स्क्वायर 7। देखिए, अगर इस सेक स्क्वायर 28 को अगर हम कोसेक में बदलेंगे, यानी सेक थीटा को अगर हम कोसेक में बदलेंगे, इसका जो एंगल होगा उसको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 90 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये 62 आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस कोसेक 30 कितना होता है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये टेन 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 4 3 7 में से एक गया 6, ऑप्शन नंबर डी। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 20% और 16% कार्मिक छूट पर 1680 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसको हम लोग बेसिक से बना लेंगे। x रुपये अंकित मूल्य मान लेंगे। अगर 20% का छूट दे तो 80% बेच रहे हैं, तो 4/5 बेच रहे हैं। अगर हम 16% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 84% बेच रहे हैं। 84% का शॉर्ट फॉर्म कितना होता है? 21/25 हो जाता है। और अब बेच कितना रहे? 1680 में बेच रहे हैं। यानी 4 से कितना बार में कटेगा? 420 बार में, यानी 21 से 20 बार में, यानी 5 दूना 10, यानी 100 हो जाएगा। और ये 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 2500 हो जाएगा। यानी जो अंकित मूल्य आएगा 2500, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़का हैं, यानी बॉय कितना है और गर्ल कितना है उसका निकाल लें। यानी 45% लड़की, यानी 40 का 45% कितना होता है? यानी 20 से 5 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से 9 बार में 18 होता है। यानी 18 लड़की है, और बाकी जो आपके पास 22 बचा वो लड़का हो जाएगा। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54 है, यानी 18 लड़की का अगर औसत अंक 54 है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 18 चौका 72 7, 18 15 7 97 972 हो जाएगा। अगर 22 लड़कियों का औसत अंक 46 है तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? 40 दूना कितना हो जाएगा? 92, बचेगा 9, फिर 92 और 9, यानी 92 और 9 कितना हो जाएगा? 101, यानी 1012 हो जाएगा इसका टोटल अंक।
यहाँ से टोटल विद्यार्थी का टोटल अंक कितना हो जाएगा, 1012 लड़का का है, 972 लड़की का है, यानी टोटल अंक जो होगा 1984 हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल स्टूडेंट 40 था। ठीक है, 40 स्टूडेंट का अगर टोटल अंक अगर 1984 है तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1984 को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 डिवाइड करें तो फिर 4 चौका 16, फिर 3 8 बचेगा, यानी 49 पॉइंट समथिंग आएगा। 49 पॉइंट में सभी ऑप्शन दिया गया है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 49.6 निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, इस सवाल को अगर हम बनाना चाहें ना तो 10 सेकेंड भी नहीं लगा, 2 से 3 सेकेंड हम इसको बना सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे अगर आपको पता है कि x - 1/x अगर a दिया जाए तो x² + 1/x² क्या होता है, a² + 2। अगर आपको पास x + 1/x अगर a दिया जाए तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2। अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, तो x + 1/x क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 और +2 8 हो जाएगा। फिर अगर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, यानी अब इस फार्मूला पे बनेगा। अगर आप फिर स्क्वायर कीजिएगा तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा, a² - 2, यानी 8 का स्क्वायर 64 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 62। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, a/b 2/3 है, c/b 5/6 है। देखिए यहाँ पे b 6 है और यहाँ पे b 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, यानी a/b को हम लोग 4/6 कर देते हैं। अब b दोनों जगह सेम आ गया, तो अब इससे स्पष्ट हो गया, यानी a 4 है, b 6 है और c 5 है, यानी 4 6 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कोसेक थीटा 13/12 दिया गया, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p 13/12, यानी h 13 p 12, तो b कितना हो जाएगा, b 5 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी p 12 और h 13। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, यानी 5/13, और टेन थीटा क्या होता है, p/b, यानी 12/5, b 5 है। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17/13 आ जाएगा, माइनस 12/5 आ जाएगा ये। अगर इसका कैलकुलेशन है तो ये 17 पंजे 85 हो जाएगा, और 12 गुने 13 कितना हो जाएगा, 156 डिवाइड बाय 13 पंजे 65, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 8 7 15, यानी -71/65। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD इस प्रकार जीवा है जिससे ABCD एक समलंब बनता है, यदि BAC 18 डिग्री है तो CAD का मान ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये एक सर्कल ले लिए। अगर इस सर्कल में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये हम सर्कल ले लिए। अगर हम इस सर्कल में बात करें, एक समलंब हम लेते हैं। समलंब में क्या होता है, दो भुजा समानांतर होता है और दो भुजा समानांतर नहीं होता है। ठीक है, अगर हम इसको हम थीटा कोण माने, ये पूरे को थीटा माने, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी है ना, समलंब के साथ साथ चक्रीय चतुर्भुज भी है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है और ये रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही ओर के जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है ना। ये 180 माइनस थीटा है, यानी अगर हम इस 180 माइनस थीटा को 180 में से घटाना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा को अगर हम 180 में से घटाएंगे, 180 में से अगर हम 180 माइनस थीटा को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये थीटा बचेगा। इस दोनों का योग तो 180 होना चाहिए ना। यानी हम लोग क्या देखें, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही आया, अगल बगल के कोण जो है वो बराबर ही आ गए। तो सेम उसी तरह से हम इस सवाल को भी बनाएंगे। केंद्र O है इसका, यानी इसका जो केंद्र है वो O दिया गया है और AB व्यास दिया गया है। तो व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है वो व्यास है, यानी AB व्यास है। और CD जीवा इस प्रकार है कि ABCD एक समलंब बन रहा है, CD एक समलंब बन रहा है।
ये समलंब बन रहा है। और क्या दिया गया है, BAC 18 डिग्री दिया गया है, यानी ये जो BAC है ये 18 डिग्री दिया गया है। अगर हम केवल त्रिभुज BAC का बात करें, ये त्रिभुज BAC का, अगर हम केवल त्रिभुज BAC का बात करें, ये 18 डिग्री, ये 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, यानी 90 होगा। तो बाकी ये कितना बच जाएगा, 72 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये 72 डिग्री आ गया, ये पूरा 72 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, ये अगर थीटा था तो ये भी थीटा आ गया था, तो ये पूरा भी तो 72 होगा ना, यानी ये 18, तो बाकी कितना बच गया, 54, यानी एंगल CAD जो हमें निकालना है CAD वो कितना आ गया, 54। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला बार से जब भी सवाल आए तो ध्यान रखना है ये दोनों एंगल बराबर होगा और ये ऊपर वाले दोनों एंगल वो भी आपस में बराबर होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। यदि ABC 6 दिया गया, यानी A + B + C जो है वो कितना दिया गया, 6 दिया गया है। AB + BC + CA जो दिया गया वो कितने दिया गया, 4 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, AQ + BQ + CQ - 3ABC ये निकालना है। अगर देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाएगा तो कम से कम 2-3 स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला में A² B² C² वो भी आता है। तो ऐसा करते हैं हम इसको, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया गया और 3 वेरिएबल दिया गया, यानी 2 इक्वेशन का मतलब होता है 2 वेरिएबल फिक्स होता है, तीसरा वेरिएबल का आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो अगर 2 इक्वेशन दिया गया तो AB को हम फिक्स करते हैं, C को हम लोग 0 मान लेते हैं। अगर हम C को 0 मानेंगे तो यहाँ पे A + B कितना आ गया, 6 आ गया। अगर ये 0 तो ये भी 0, तो AB कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, AQ + BQ + CQ - 3ABC। C तो 0 था तो ये कट जाएगा, यानी हमें AQ + BQ निकालना है। और AQ + BQ का क्या फार्मूला था, A + B का होल क्यूब -3AB × A + B। और सब कुछ हमें पता है, अब हम इजीली सॉल्व करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। A + B हमें कितना पता है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 -3। AB कितना है, 4, ये AB 4 दिया गया है ना, और A + B कितना हो जाएगा, 6, यानी 216 - 4 × 12 = 6 × 72, यानी 4 4 144। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।